तो हम आज पढ़ने वाले इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस में आपको ये याद रहना चाहिए कि हार्ट रिलेटेड कंडीशन आती है। इसमें बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस आता है और कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम आता है। तो पहले हम एंजाइना पेक्टोरिस देखते हैं। एंजाइना का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इधर पेन होता है और अपने इधर एक चेस्ट के इधर एक मसल रहती है पेक्टोरिस, मतलब वैसे इसका इतना कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। उधर ये पेन होता है चेस्ट के पेक्टोरिस मसल के उधर, इसलिए इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो गाइज पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको। एंजाइना पेक्टोरिस इज एन सिम्टम कॉम्प्लेक्स कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट। गाइज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चेमिया विच occurs whenever there is an imbalance between myocardial oxygen supply and demand of cardiac work। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये बेसिकली क्या बोल रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिम्टम है और ट्रांजिएंट, इधर आप इधर देखो गाइस, अभी ट्रांजिएंट शब्द का वर्ड मतलब मीनिंग की उतनी थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए उधर ब्लड नहीं जा रहा, किधर नहीं जा रहा, हार्ट मसल को नहीं जा रहा अपने, इसलिए उधर ट्रांजिएंट शब्द मतलब यूज किया गया है उधर। और ये क्या बोल रहा है कि मायोकार्डियल इस्चेमिया मतलब, इस्चेमिया का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इस्चेमिया मतलब उधर प्रॉपर, इस्चेमिया मतलब उधर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखो, हार्ट मसल को, और नहीं हो रहा। विच ऑकर्स व्हेनेवर देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन। अभी गाइस इधर देखो, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड और कार्डियक वर्क। अभी गाइस मैं आपको इधर समझा देता हूँ। मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। गाइस ये बेसिकली आपको समझ लेना चाहिए कि इसके वर्ड में है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब इधर खुद हार्ट को ही ब्लड नहीं जाता। मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई मतलब खुद हार्ट को ही ब्लड नहीं जाता। ये किसकी वजह से होगा? ये तो बेसिकली इसका एक ही रीजन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी। देखो गाइज, अभी इधर इसके मतलब O2 सप्लाई नहीं हो रहा, किसको? अपने हार्ट को नहीं हो रहा मायोकार्डियल O2 सप्लाई। तो इसको देखो इसको मतलब इसके कॉजेस क्या क्या है। ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, कोरोनरी वासोमोटर टोन, ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजनेशन में 2 पॉइंट है, हीमोग्लोबिन और O2 सैचुरेशन। मतलब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो भी कोरोनरी ब्लड फ्लो मतलब उतना अच्छे से नहीं होगा। और कोरोनरी वासोमोटर टोन मतलब कोरोनरी का वैजोस्पाज्म हो गया, या उधर कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब उसके वेन में कुछ आ गया, या ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल भी ज्यादा रह गया तो भी ये इधर ये हो जाएगा, अपना O2 इधर नहीं जाएगा। और गाइज इधर देखो, एक पॉइंट ध्यान में रख के चलो, ओनली इन डायस्टोल ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इज टेक्स प्लेस। तो गाइज इसका मीनिंग ये है कि अब देखो, आप ये देखो कि अपने हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट मसल का, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये देखो गाइज, मैं एक नॉर्मल आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो ये गाइज, अपना समझ के चलो, ये बेसिकली अपना हार्ट है, ऐसा ये समझ के चलो। तो गाइज ये देखो, ये चेम्बर है अपने हार्ट के, ये 4 चेम्बर होते हैं। तो इधर देखो कोरोनरी आर्टरी, ये अपने मायोकार्डियम मतलब सुपरफिशियल होती है। एक ये अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ऐसी जाती है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच सर्कम्प्लेक्स आर्टरी, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दूसरी ब्रांच है डायगोनल आर्टरी, ये इधर आती है। और ये गाइस ये देखो, ये राइट कोरोनरी आर्टरी ऐसी जाती है। तो आप एक ध्यान में आपको एक बात आनी चाहिए कि जब हार्ट मतलब रिलैक्स होगा, जब हार्ट मतलब डायस्टोल में जाएगा, तभी इन आर्टरी में
इधर से ब्लड जाएगा, मतलब इस ब्लड फ्लो होगा और मायोकार्डियम को जाएगा। और सिस्टोल में कभी भी आर्टरीज, इन आर्टरीज में ब्लड नहीं जाता, क्योंकि देखो ना गाइस, खुद अपना हार्ट ही पंप ऐसा श्रिंक हो रहा है, पंप कर छोटा हो रहा है, और मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें ब्लड वेसल में ब्लड कैसे जाएगा? ये डायस्टोल में ही पॉसिबल होता है कि अपने हार्ट के खुद के मसल को कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचा देती है। ये तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी सिर्फ डायस्टोल में ही कोरोनरी आर्टरी अपने मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई पहुंचा देती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर, पैथोजेनेसिस, मतलब ये कैसे होता है एंजाइना पेक्टोरिस? तो गाइस अभी देखो इधर एक वर्ड है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज बाय फॉर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अभी इधर देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस शब्द का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ये अपना ब्लड वेसल है, और इधर कुछ तो एम्बोला है, या कुछ तो थ्रोम्बा है, या कुछ तो फैट डिपॉजिट हो गया, तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से अपनी कोरोनरी आर्टरी में या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया ना, इसकी वजह से ब्लड हार्ट मसल को नहीं जाता है, इसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ये मोस्टली आपको समझ में आना चाहिए कि ये मोस्ट मतलब 90% केसेस में एथेरोस्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। अभी नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी प्रिसिपिटिंग एंजाइना, मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एंजाइना का पेन को मतलब ज्यादा बढ़ा देती है? तो पहला तो है फिजिकल एक्सर्शन। आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। पहला तो है फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सर्शन, ये देखो अभी इधर फिजिकल एक्सर्शन, भाई ये देखो, आप कौन सी भी एक्टिविटी करोगे ना, तब अपना बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड लेवल मतलब O2 लेवल ज्यादा हो जाएगा, अपने हीमोग्लोबिन को O2 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करने के लिए। तो आप जब फिजिकल एक्सर्शन मतलब कोई वर्क भी कर रहे हैं, तो अपने हार्ट में तब अपने हार्ट मसल को भी बेसिकली ज्यादा O2 की जरूरत रहेगी, इसकी वजह से हार्ट ज्यादा डिमांड करेगा। इधर देखो वही पॉइंट आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन डिमांड आ गया ना इधर, वर्ड ध्यान में आपको, मतलब हार्ट बीपी, मतलब अपने हार्ट को भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए फिजिकल एक्सर्शन जब ज्यादा होगा ना, तब अपना एंजाइना का पेन ज्यादा हो जाएगा। बाद में आता है कोल्ड एक्सपोजर। ये तो हर किसी को मतलब ज्यादा मोस्टली लोगों को पता है कि कोल्ड एक्सपोजर में एंजाइना का पेन मतलब धाप लगना हम बोलते हैं उसको, मतलब अस्थमा का जैसा होता है, वो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होता है। और हेवी मील ज्यादा खाने के बाद भी ये हो सकता है। और इंटेंस इमोशन, मतलब कोई पेशेंट इमोशनली हो गया तभी भी एंजाइना का पेन ये हो सकता है। ये कॉमन कॉजेस है, प्रिसिपिटिंग कॉमन कॉजेस। और दूसरे कॉजेस है वाइट ड्रीम्स, मतलब आपको बहुत बुरे सपना पड़ गया या कोई ड्रीम्स आ गए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और लाइंग फ्लैट, मतलब आप जब फ्लैट सोते हैं तभी भी ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अनकॉमन कंडीशन है एंजाइना की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो बेसिकली आपको समझ लेना चाहिए कि इसके 3 टाइप्स है। स्टेबल, ये देखो, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंजमेटल्स। तो देखो स्टेबल में क्या है, कॉज्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन एंड बेटर वायरस, मतलब ये स्टेबल है। आपको समझ लेना चाहिए कि भाई अभी देखो कोई 60 इयर्स का पेशेंट रहेगा और उसको दर्द होता है सीने में, लेकिन वो कब होता है, वो क्या बोलता है कि जब मैं चलता हूँ, मैं बहुत दूर तक जाता हूँ, तब मेरे को पेन होता है। और बाद में वो जब रेस्ट करता है तो वो पेन स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको स्टेबल एंजाइना बोलने का। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि ये पेन होता है ना, ये आप जब आप एक जगह पे बैठे रहते हो या फिर आप मतलब कोई भी काम नहीं करते हो, लेकिन वो आपको पेन होगा, तो ये अनस्टेबल एंजाइना हो गया। मतलब ये 2nd डिग्री मान के चलो, इससे ये थोड़ा कम डिग्री का रहता है, मतलब इसमें इतना तकलीफ नहीं होता पेशेंट को, लेकिन इसमें ज्यादा तकलीफ होता है। और ये क्या होता है कि ये पेन प्रोलॉन्ग रहता है, मतलब ज्यादा टाइम तक रहेगा, ये पेन प्रोलॉन्ग रहेगा। और इसके मतलब कॉज क्या हो सकता है, एमआई भी हो सकता है, और वैजोस्पाज्म, मतलब अपने कोरोनरी आर्टरी का साइज छोटा हो जाना, स्पाज्म हो जाना उसका, इसको वैजोस्पाज्म बोलते हैं। और ये तीसरा होता है प्रिंजमेटल, इसमें भी बेसिकली वही कॉज है कि ये अपना वैजोस्पाज्म हो गया।
तो गाइज इधर एक पॉइंट आता है कि आपको फ्रिंज मेटल कब कंसिडर करना चाहिए। ये देखो अपने नॉर्मल ईसीजी रहता है, आपने देखा रहेगा, ये अपना पी वेव रहता है, इधर ऐसा थोड़ा नीचे जाके ये अपना क्यू आर एस और ये अपना ऐसा जाके टी वेव। देखो ये पी क्यू आर एस टी। तो गाइस देखो एस टी सेगमेंट, जब ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन ईसीजी में दिखेगा ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रिंज मेटल एंजाइना है। ये ध्यान में रखो, जब ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन रहेगा ना, ये प्रिंज मेटल एंजाइना है, आपको समझ लेना चाहिए। अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या, अभी एक मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, इधर आपको समझ में आएगा। वैसा एक छोटा सा आपको डायग्राम इधर बना देता हूँ, आपको उससे समझाता हूँ, मतलब ये क्या क्या रहता है इसका पेन का। ये आपको समझने के लिए, इतना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मैं इस ड्राइंग से बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो नॉर्मली पकड़ के चले गए, पेशेंट है, मान के चलो ये पेशेंट है। तो लोकेशन, अब ये देखो इधर लोकेशन, रेडिएशन, कैरेक्टर, प्रिसिपिटेशन, रिलीविंग फैक्टर एंड एसोसिएटेड फीचर। तो गाइज अभी अंजाइना का पेन का देखो, अंजाइना का पेन का देखो गाइज। लोकेशन में इसका लोकेशन जो है ना, वो मोस्टली सेंट्रली चेस्ट, सेंट्रल पेन रहता है इसका, मतलब बिलो स्टर्नल के नीचे, स्टर्नम के अपना जो स्टर्नम बोन होता है ना, वो सेंट्रल रहेगा इसका पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन रहेगा इसका जो लोकेशन है, सेंट्रल चेस्ट पेन। और रेडिएशन मतलब ये कैसे रेडिएट होगा, आपको कैसे समझ में आना चाहिए कि क्लिनिकल डायग्नोसिस जब आप डॉक्टर हो जाते हो, और ये रेडिएशन का पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मतलब ये पेन जो होता है ना, अपना इधर जॉ रहेगा, अपना इधर जॉ रहेगा, ये अपने इधर शोल्डर रहेगा, एक मिनट, ये अपना इधर ये ऐसा शोल्डर पकड़ के चलो, आप मान के चलो। तो रेडिएशन, इस पेन का रेडिएशन देखो, आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ये जॉ से लेकर, ये पेन जॉ से लेकर ऐसे अपने जॉ लाइन से लेकर नेक तक ऐसे जाएगा, और नेक से फिर ऐसे शोल्डर अपना इधर खांदे की तरफ, इधर अपना ये शोल्डर तरफ पेन मतलब रेडिएट हो जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये पेन का रेडिएशन जो है वो अपना जॉ लाइन, फिर नेक से लेकर शोल्डर तक आएगा। और अब ये बोलोगे कि इस पेन का कैरेक्टर कैसा है, तो इस पेन का कैरेक्टर टाइट पेन रहेगा, पेशेंट एकदम टाइट, मतलब स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन, मतलब आप स्पंज लेते हो हाथ में और उसको स्क्वीज जैसे करते हो ना, मतलब उतने तकलीफ होती है इस पेशेंट को, ज्यादा स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन रहेगा। और इसमें प्रिसिपिटेशन मतलब क्या प्रिसिपिटेशन मतलब इसमें क्या एडिशनल फैक्टर रहेगी कि पेन बढ़ जाएगा। तो आपको पहले भी बताया दिया है कि इधर प्रिसिपिटेशन में ठंड रहेगी, कोल्ड रहेगी, या कोई एक्सर्शन करेगा ज्यादा, तो ये पेन ज्यादा बढ़ेगा। और रिलीविंग फैक्टर में तो आपको अंजाइना का पेन पता है, रिलीविंग फैक्टर में क्या रहेगा, अगर आप रेस्ट करते हो तो आपका पेन कम हो जाएगा। और नाइट्राइट्स, क्विक रिस्पॉन्स टू नाइट्राइट्स, मतलब ये ड्रग है, ये देंगे तो आपका पेन जल्दी ही कम हो जाएगा। और एसोसिएटेड फीचर्स इसमें क्या रहते हैं ना अंजाइना के पेन में, सब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा होता है ब्रीथलेसनेस, पेशेंट एकदम ब्रीथलेसनेस, मतलब उसको सांस लेने की तकलीफ होगी। तो ये आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको अपना अभी नेक्स्ट लिखते हैं सिवियरिटी ऑफ अंजाइना, मतलब अंजाइना की सिवियरिटी में क्या क्या आएगा। तो ये देखो फर्स्ट मतलब हम एक क्लिनिकल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेड 1 अंजाइना कब है, अंजाइना ओनली स्ट्रेनस एक्टिविटी, मतलब आप बहुत
कुछ ज्यादा एकदम हेवी वर्कआउट कर रहे हो तब आपको अंजाना हो गया मतलब आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो ये ग्रेड 1 में आएगा। ग्रेड 2 में क्या है, फिगरस एक्टिविटी, मतलब कर रहे हैं आप कुछ तो काम कर रहे हैं लेकिन इतना स्ट्रेन वाला काम नहीं कर रहे, तो ये ग्रेड 2 में आएगा। ग्रेड 3 में क्या आ रहा है, सिम्टम्स सीन इन डे टू डे एक्टिविटी, मतलब आप दिन का मतलब आपका जो रोज का काम करते हैं नॉर्मल काम, मतलब कोई थोड़ा वर्क किया कि नहीं तो कोई थोड़ा सामान उठा लिया, ऐसा किया तो भी आपको पेन हो रहा है तो ये ग्रेड 3 में आएगा। और ग्रेड 4 मतलब आपको रेस्ट को ही अंजाना मतलब रेस्ट को ही पेन हो रहा है तो ये ग्रेड 4 में आएगा। तो ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ग्रेड ध्यान में रहना चाहिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अंजाना में 4 पॉइंट आते हैं, ईसीजी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, आर्ट्रियोग्राम और ये चौथा पॉइंट है मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। तो ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा और इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि मतलब अंजाना में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।